वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 16 सितंबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। पहली जो घटना है, जो कि सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के जुर्माना वसूलने में देरी की बात कही गई है। द हिंदू का न्यूज है और ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना क्या है, जो कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, इसके बारे में जाना है। हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जिसका एक ही मकसद था कि हर व्यक्ति के घर में पक्का मकान होगा। और उसी उद्देश्य के साथ इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू किया गया था। लेकिन इस समाचार के तहत ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को ग्रामीण को पूरा करने में राज्य द्वारा जो देरी के लिए एक दंड का प्रावधान किया है, कि अगर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना को देरी अगर करते हैं तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने को दंड की भागीदारी दी होगी और इस बात की सुनिश्चित की जा रही है कि जिसके उद्देश्य से राज्य कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कहा जा रहा है कि सबसे जो पिछड़े राज्य हैं, जो खास करके जो स्पेशली उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को देरी से लागू की है या पूरी संपूर्णता रूप से राज्य के अंदर में पक्के मकान नहीं बनाने वाले सबसे पिछड़े राज्य में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र और बिहार हो। ये राज्य जो है अभी भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। लेकिन वही अगर हम बात करते उच्चतम अंतराल की बात, तो छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल इसमें आपको देखा जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल इसी तरह के राज्य स्तरीय योजना बंगला आवास योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने फंड को रोक दिया कि भाई पश्चिम बंगाल कहती है कि भाई बंगला आवास योजना हम लाएंगे या फिर बंगला आवास योजना शुरू करने के लिए तो केंद्र सरकार ने फंड को रोक दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है तो आप उसके नाम से लॉन्च कीजिए, न कि बंगला फंड योजना। और इसके तहत जो है पश्चिम बंगाल में रोक दिया गया, जिसके कारण से ये देरी से हुई। तो कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच में एक टसल सा क्रिएट होता हुआ अक्सर देखा जाता है बंगाल के केस में। तो ये प्रमुखता ये तो हुआ सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित जो न्यूज था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट जो है, यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है। यह है कि केरल सरकार का सभी अवैधताओं का वैध बनाने का प्रयास। ये संघीय ढांचों से संबंधित मुद्दों पर बात करता है और यहां पर कहा कि भाई केंद्र के राज्यपाल ने जो वहां की विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक जो है, उसका विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये कड़ा रुख अख्तियार इस बात से है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विधेयक का मेन उद्देश्य है कि जो कुलपतियों की चयन होती है विश्वविद्यालय के अंदर में, जो कुलपति होते हैं उनकी चयन होती है, अक्सर उसमें राज्यपाल की शक्ति को कम करना है। राज्यपाल की शक्ति इसमें बहुत अधिक होती है। तो ये चाहते हैं कि इस विधेयक के माध्यम से, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यपाल की शक्ति को कम कर दिया जाए। तो इस बात से लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई है कि भाई आपने विश्वविद्यालय की जो स्वायत्ता है, जो इंडिपेंडेंसी है ना, उसको आप कम करना चाह रहे हैं। आप अपने यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा लाएंगे, है ना, आप जिसे चाहे उसे कुलपति बनाएंगे आपका, क्योंकि एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर बन जाएगा आपका। दूसरा, नियुक्ति में जो सरकारी हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो स्वायत्ता का ह्रास होगा, नियुक्ति के दौरान में सरकारी हस्तक्षेप होंगे और बहुत सारे, जिसके परिणाम से क्या होगा कि उसकी इंडिपेंडेंसी कम होती जाएगी। शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और पक्षपात भी बढ़ सकता है जब राजनीतिकरण होगा शिक्षा का, तो ये तो स्वाभाविक बात है। तो ये ऐसा राज्यपाल ने इसकी चिंता जताई है। तो केरल सरकार का ये अवध इस पर कानून लाने की बात कही गई। तो इससे संबंधित आपका न्यूज है, इससे भी आप कोट कर सकते हैं और आप एग्जाम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका झारखंड से संबंधित। झारखंड में कहा गया कि झारखंड स्थानीय निवासी को परिभाषित करने के लिए 1932 के आधार पर
क्यों बनाना चाहता है? इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, झारखंड सरकार चाहती है कि वहां से फिर से स्थानीय निवासी का डेफिनेशन आपको चेंज हो। मतलब झारखंड के आधार पर यह कहा, वहां के मंत्रिमंडल ने हाल में ये कहा कि जो स्थानीय का जो परिभाषा है करने के लिए, जो झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक के मसौदा पर उन्होंने मंजूरी दे दिया कि वास्तविक रूप से झारखंड के लोग हैं कौन और कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि झारखंड में तो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के लोग आते हैं। तो वास्तविक रूप से स्थानीय लोगों का डेफिनेशंस पर उन लोगों ने विचार किया और उसको कानून में लाया है। तो 2022 की जो मसौदा विधेयक है इसी चीज पर बात करती है, स्थानीय लोगों को परिभाषित करने पर। अब 2022 की जो मसौदा विधेयक में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि वास्तविक रूप से स्थानीय है क्या, स्थानीय को कैसे डिफाइन करेंगे। तो कहा जाता है कि एक स्थानीय शक्ति या एक स्थानीय व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो जिसका नाम उसके पूर्वजों का नाम 1932 और उससे पहले के संरक्षण में खातियाना में दर्ज है। मतलब 1932 से पहले ही उसके पूर्वजे के नाम जो है खातियाना जो होता है, खेत के रसीद जो होता है उसमें दर्ज होना चाहिए। अब तब समझा जाएगा कि ये भाई स्थानीय लोग हैं। अब जैसे मान लिया एक सवाल उत्पन्न होता है कि आप तो कह रहे हैं कि भाई खातियान जिसका खेत है और उस खेत के उसके खेत के रजिस्ट्री पर उसका नाम होगा, उसके पूर्वजों का नाम होगा और उसके आधार पर आप कहेंगे कि भाई ये स्थानीय लोग। तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि मान लिया कि जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं है और सदियों से उसके मतलब पूर्वजों से 1936 या 32 से ये भूमि है ही नहीं, तो भूमिहीन व्यक्ति के मामले में क्या करोगे आप? तो भूमिहीन व्यक्ति के मामलों में सरकार ने स्टेप लिया कि भाई जो भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभाओं द्वारा उसकी संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों और परंपरा के आधार पर की जाएगी। जिस व्यक्ति का भूमि नहीं है तो वहां की संस्कृति, आसपास के लोग जो होंगे, उनके जो भाई जितने भी होंगे आसपास से, उनके आधार पर उनको स्थानीय रूप में ये किया जाएगा, है ना। लेकिन अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न ये भी होता है कि आप 1932 ही क्यों ले रहे हैं? 1932 के अलावा 34, 35, 36 ये भी ले सकते हैं। 2016 में भी इसका आदेश जारी किया गया था। तो इसके लिए कि 232 के स्थानीय में भी एक प्रश्न आपको यहां से बन सकता है। आप बिल में या का मुख्य परीक्षा भी चल रहा है, मुख्य परीक्षा में भी ये प्रश्न बन सकता है कि क्या रीजन है कि 1932 से लिया जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि जो 1932 के मुख्य कारण ये है क्योंकि मूल निवासी और आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं और रहने वाले जो स्थिति में रीति रिवाज और परंपरा, ये सब सभी सामाजिक विकास 1932 से पहले और उसके बाद अन्य राज्यों के झारखंड, जैसे पहले तो बिहार भी हुआ करता था, बिहार झारखंड नाम का कोई प्रदेश नहीं था, लेकिन 2002 में झारखंड और बिहार आपस में अलग हो गया, तो चीजें बहुत कुछ बदल गई है। तो इसीलिए उसके आधार पर कहता है कि उसके जनगणना 1941 के जनगणना के बाद अनुसूचित जनजाति और मूल निवासियों के प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी जा रही, उनकी परंपराएं बदल रही है, रीति रिवाज में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए स्थानीय लोगों के लिए इस तरीके का कानून लाया गया है। लेकिन अब एक चीज और भी प्रश्न बनता है कि मान लिया ठीक है आपने स्थानीय लोगों को डिफाइन कर दिया, तो स्थानीय लोगों को लाभ क्या मिलेगा भाई? आप किस लिए ऐसा कर रहे हो? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम उनको भूमि जैसे कि निम्न कुछ अधिकार और लाभ और उसको प्राप्त होगा, जैसे भूमि से संबंधित जो भूमिहीन नहीं है तो उनको भूमि मिले जाएगा, नदी झील मत्स्य पालन स्थानीय विकास में हिस्सेदारी उनकी मिलेगी, है ना, कृषि ग्राम में अधिकार मिलेगा आपको, भूमि अभिलेख, सामाजिक सुरक्षा, निजी राज्य व्यापार वाणिज्य, इन सभी में उनको लाभ मिलेगा। इसलिए ऐसा आपको किया जा रहा है। अब इसकी न्यायिक जांच से बचने के लिए कैबिनेट ने संकेत दिया कि भाई इसकी न्यायिक जांच से बचने के लिए अधिनियम को 9वीं सूची में शामिल कर दो। अब शेड्यूल 9 में अगर इसको शामिल कर दिया गया तो इस पर क्या होगा? इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होंगे। तो इसीलिए कैबिनेट ने संकेत दिया कि आप न्यायिक जांच से बचने के लिए इसको 9वीं सूची में डाल दो, है ना। डाल जाने तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन 9वीं सूची, आप अनुसूची तो जानते होंगे, टोटल 12 अनुसूची है आपका, है ना। 9वीं अनुसूची जो है लैंड रिफॉर्म से बातें करता है, भूमि सुधार से संबंधित बातें करता है। तो कैबिनेट ने इस बात को कहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने तक इसे लागू नहीं किया जाता है। इसे केंद्रीय और राज्य कानून में एक सूची जिन्हें अदालतों की चुनौती नहीं जीत सकती है और एक संवैधानिक संशोधन के लिए अनुरोध भी करता है। यदि ऐसा किया जाता है तो कानूनी चुनौती की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ये आपका झारखंड से स्थानीय से संबंधित बात है और इस पर काफी मुद्दे चल रहे हैं।
नेक्स्ट आपका जीएस 3 का प्रश्न है, आपका सामान्य अध्ययन 3 का प्रश्न है आपका। प्रधानमंत्री ने हरित ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में समर्थन किया है। अब आप कहेंगे कि हरित ऑटोमोबाइल का क्या तात्पर्य है, तो ये आपका बुनियादी ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न बन जाएगा। और प्रधानमंत्री हाल ही ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए उन्होंने आह्वान किया कि भाई सेल्फ रिलायंस आपका होना चाहिए। साथ साथ में हरित विकल्प का मतलब नवाचार में तेजी लाने की आवश्यकता है ना। भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अगर बात करें तो 2047 तक इस संपूर्ण विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में लगभग 100% आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य बात करता है। हमारी सरकार जो है मेक इन इंडिया लाई थी और उस मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करके वैश्विक आप कह सकते हैं कि विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए दिशा में एक सक्षम दृष्टिकोण भी दिया था आपका। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग में हरित विकल्प के लिए एक नवाचार एक नई गति प्राप्त करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा मिलेगी, उसकी संरक्षण मिलेगा, भारत में आत्मनिर्भरता बनेगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने हरित ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में समर्थन देने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। ये भी आपका ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आपका है जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जीएस 3 का है, और ये जीएस 3 का है जिसको बोलते हैं FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल ने पूर्व चेताई। तो ये FSD जो है आपका आरबीआई भी इसमें आपका ये इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आ जाता है। सदस्य के रूप में आरबीआई भी होता है कि जो फाइनेंशियल वित्त से संबंधित जो बातें होती है ये आपस में डिस्कस करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है आपका कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जिसको हम बोलते हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद भी कहा जाता है, तो ये क्या है, इससे प्रश्न बन सकता है। अभी हमारे देश की जो फाइनेंस वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्हीं की अध्यक्षता में, इसका याद रखिएगा, इसका जो चेयरमैन होती है, अध्यक्ष होते हैं, हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, अर्थात वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री होता है इसका अध्यक्ष। तो हाल ही में जो वित्तीय क्षेत्र में जो जोखिम उठाने की बात कही जा रही है, जोखिम की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, तो वो जोखिम कैसे कम किया जाए ताकि जो वैधता को कम करने के लिए समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ये जो हमारा वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है, इसका मुख्य मकसद है कि वित्तीय से क्षेत्र से संबंधित समीक्षा करना, उसको चेक करना कहां पर गड़बड़ी हो रही है, अगर एनपीए बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है और क्या चीज चेंजेस करने की आवश्यकता है। 2013 में भारत में G20 का प्रेसिडेंसी के दौरान उठाया जा सकता है कुछ मुद्दे, उस पर बात होगा, है ना। 26वें बैठक में ऐसा समय हो रहा था जब प्रमुख केंद्रीय बैंक तेजी से बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक तरीके से ब्याज दर बढ़ा रही थी, तो वो वहां पर भी इस पर की भी समीक्षा करता है आपका FSD आपका। दूसरी बात, FSDC बैठक में और भी बहुत सारी चर्चा होने वाली है, जैसे बहुत सारी चर्चा आप देख सकते हैं कि मौजूदा वित्तीय और ऋण सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने की बात है ना, वित्तीय बाजार में अवसंरचना की बात है आपका, उसे वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे से संबंधित वित्तीय सेवाओं और संबंधित मामलों में सामान्य केवाईसी की बात करती है, अकाउंट आपका एग्रीगेटर सिस्टम अपडेट करना। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है। FSD क्या है, इससे प्रश्न बन सकता है। FSD का चेयरमैन कौन होता है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो आज के लिए हम ये प्रमुख द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का यही खबर था जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बेहतर होगा इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।